हेलो एवरीवन। आज से हम लोग जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जियोग्राफी का पहला चैप्टर देखते हैं आज, संसाधन एवं विकास। पहले चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हम जानेंगे संसाधन है क्या, संसाधन किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। कोई भी पदार्थ जिसका मानव हित के लिए उपयोग किया जा सकता है उसे संसाधन कहते हैं। कह रहा है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका उपयोग मनुष्य के हित के लिए, मतलब कि मनुष्य के फायदे के लिए अगर उसका उपयोग किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भूमि, जल, वन, मृदा इत्यादि। भूमि है, इससे भी मनुष्य उपयोग कर सकता है, क्या करने के लिए, फसलों की उत्पत्ति करने के लिए। जल पीने के काम में, सिंचाई के काम में, और भी बहुत सारे यूजेस में आते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। वन, मिट्टी। इसी प्रकार ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका, ऐसी कोई भी चीज़ जो मनुष्य के लिए क्या है, उपयोगी। हम डेली की लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ देखते हैं जो हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। ठीक है, मोबाइल है तो हमारे लिए क्या है, उपयोगी, एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। ठीक है, बुक्स क्या है, हमारे लिए उपयोगी है, हमारे शिक्षा के लिए उपयोगी है, तो भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। मतलब जिससे हमें कुछ न कुछ लाभ मिल रहा है, उसका यूटिलाइजेशन मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अलग शब्दों में संसाधन को कैसे कह सकते हैं, मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता और क्षमता से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है, इसे मनुष्य की इस क्षमता को संसाधन कहा जाता है। अब कह रहा है कि मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता से, मतलब कि अपने टैलेंट से और अपनी क्षमता से, अपनी कैपेसिटी से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है। अब यहाँ इस सेंटेंस का कहने का अर्थ क्या है, जैसे कि सपोज दैट वन है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं। ठीक है, किसी एक सूखे पेड़ को काट लिया, हमें लकड़ी की ज़रूरत है। ठीक है, अब सूखे पेड़ को काट लिया, वहाँ से लकड़ी ले लिया, लकड़ी मिला, उसे आरे मशीन पे ले जा करके अच्छे से जिस शेप में चाहिए उस शेप में हमने उसे क्या कर दिया, यूज कर लिया। अब हमें एक मेज बनाना है या चेयर बनाना है, ठीक है, एक टेबल या चेयर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास वैसा टैलेंट है, अगर आपके पास वैसा टैलेंट है, ठीक है, कि आप एक टेबल और एक चेयर तैयार कर सकते हैं उस लकड़ी से, तो आप अपनी क्षमता का, अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करके, ठीक है, अपने टैलेंट का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, वो टेबल बना सकते हैं, आप चेयर बना सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे समझा रहा है कि मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता और क्षमता से अपनी आवश्यकताओं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है। इससे हम इस मनुष्य की क्षमता को भी हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, चलिए समझते हैं। ये देखिए, प्रकृति है, प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, और ये बीच में मानव। अब इसका अर्थ क्या हो रहा है समझते हैं। मनुष्य जो है भाई, देखिए, प्रकृति को सबको समान रूप से मिलती है। ठीक है, धूप मिल रही है तो सबको एक जैसी मिलती है, बारिश हो रही है तो सबको मिलती है। ऐसा थोड़ी ना है भाई कि किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो प्रकृति का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, प्रौद्योगिकी के सहयोग से। तो मनुष्य जो है प्रकृति का इस्तेमाल, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी के साथ करता है, मतलब कि तकनीकी के साथ प्रकृति से वह रिएक्ट करता है। ठीक है, अब उसके बाद उसके लिए यह अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, ठीक है, वह संस्थाओं का निर्माण करता है। मनुष्य प्रकृति का इस्तेमाल करने के लिए प्रौद्योगिकी की सहायता लेता है, इसके साथ वह प्रकृति से रिएक्ट करता है और अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, आर्थिक विकास के लिए वह कई संस्थाओं का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसाधन विभिन्न प्रकार के होते हैं, कह रहा है जो संसाधन होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन्हीं आधारों पर इन्हें अनेक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उनमें से कुछ निम्न दिए गए हैं, देखते हैं क्या क्या है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर, कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर नवीकरण और अनवीकरण योग्य संसाधन। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। चलिए बारी बारी करके हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, पहला है जैव संसाधन। ठीक है,
पहला है जैव संसाधन। जीवों से प्राप्त होने वाली संसाधन, जीवों से प्राप्त होने वाले संसाधनों को जैविक संसाधन कहा जाता है या जैव संसाधन कहा जाता है। कह रहा है ऐसे संसाधन जो हमें किससे प्राप्त होते हैं, जीवों से प्राप्त होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव या जैविक संसाधन कहा जाता है। जैसे जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु, वन, मछलियाँ, वह इनसे प्राप्त होने वाले पदार्थ, ठीक है, जैसे लकड़ी हो गया या फिर कोयला हो गया। अब वन है तो वन से हमें क्या मिलेगा भाई, सूखे पेड़ों को काटकर लकड़ियाँ मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है नोट का, यहाँ पे एक नोट करके लिखा हुआ है कि जो मनुष्य है मतलब कि मानव जो है वह स्वयं भी क्या है, जैव संसाधन। फिर से समझ लीजिए जैव संसाधन क्या होता है, जीवों से प्राप्त होने वाले संसाधनों को जैव या जैविक संसाधन कहा जाता है। जैसे कि जीव जंतु हो गए, वन हो गए, मछलियाँ, वह इनसे प्राप्त होने वाले पदार्थ, लकड़ी और कोयला। आगे बढ़ते हैं। अजैव संसाधन, अजैव संसाधन क्या होता है, ऐसे संसाधन जो जीवों से प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसे संसाधन जो जीवों से प्राप्त नहीं होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि निर्जीव चीज़ों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। ऐसे संसाधन जो जीवों से प्राप्त नहीं होते हैं वे अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे भूमि, भाई जीवित तो है नहीं, जल, चट्टाने, हवा इत्यादि, हवा इत्यादि, ये सभी क्या हैं, अजैव संसाधन, ठीक है, ये क्या है, अजैव संसाधन। अब देखिए समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण किया गया है। समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, चलिए देखते हैं। तो बताया गया था समाप्यता के आधार पर दो हैं, ठीक है, दो स्तर पे वर्गीकृत किया गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। इसमें सबसे पहला है नवीकरणीय संसाधन। चलिए देखते हैं क्या होता है। जिन संसाधनों को उपयोग के बाद पुनः प्राप्त किया जा सके, जिनकी आपूर्ति निरंतर बनी रहे, उन्हें नवीकरणीय संसाधन या असमाप्य संसाधन कहते हैं। कह रहा है कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग करके उन्हें फिर से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जा सके, या क्या ऐसे कह सकते हैं कि उनकी आपूर्ति निरंतर बनी रहे, मतलब कि वो कभी खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसे सिंपल वे में देख लिया जाता है। पहले एग्जाम्पल, जैसे मोबाइल की बैटरी है, ठीक है, अब मोबाइल की बैटरी है, जैसे कि मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगा, तो फिर यूज करने के लायक रहेगा ही, हाँ ऑब्वियसली हम यूज कर सकते हैं इसे चार्ज में लगा के, मतलब कि मोबाइल की बैटरी हो गई, इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से चार्ज करके उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि ऐसे संसाधन जिसका उपयोग करके फिर से उसे प्राप्त किया जा सके, ठीक है। एग्जाम्पल, पवन ऊर्जा, जल, सौर ऊर्जा, वन तथा वन्यजीव, ये सभी नवीकरणीय संसाधन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन, ये क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। ऐसे संसाधन जिनको उपयोग के बाद पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। जैसे अभी बैटरी की बात की जा रही थी मोबाइल की, तो सेल आता है, पहले टार्च में लगा हुआ सेल आता है, निप्पो कंपनी का, याद होगा कुछ लोगों को, तो वो शेल आता है, एक बार अगर उसका हम यूज कर लें तो दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते, मतलब एक बार उसकी एनर्जी खत्म हुई तो दोबारा उसको हम यूज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते। तो वही बोल रहा है कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम फिर से उपयोग करने के बाद फिर से उसका निर्माण नहीं कर सकते, पुनः उसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे संसाधनों को क्या कहा जा सकता है, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, भाई पेट्रोल है, एक बार यूज कर लिया तो दोबारा उसको पा सकते हैं क्या, नहीं, फिर जाना पड़ेगा ना पेट्रोल टैंक पे दोबारा लेने के लिए अलग से, वही बोल रहे हैं। नोट करके क्या यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट, इनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। कह रहे खनिज या जीवाश्म ईंधन जो है इनके बनने में क्या होते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। और धातुएं जो होते हैं वो पुनः चक्री, और जीवाश्म ईंधन जो है वह अचक्री होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, धातुएं जो हैं वह क्या है, पुनः चक्री, और जो जीवाश्म ईंधन है वो क्या है, अचक्री, मतलब कि एक बार इनका प्रयोग करते ही क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट,
अब कह रहा है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। बताया गया था स्वामित्व के आधार पर 4 श्रेणियों में इनका वर्गीकरण किया गया, 4 श्रेणियों में। पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतर्राष्ट्रीय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत संसाधन की। व्यक्तिगत संसाधन होता क्या है, आइए देखते हैं। ऐसे संसाधन जो व्यक्तियों के निजी स्वामित्व, मतलब उनका खुद का अधिकार है, वो खुद अपने परिवार के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे संसाधन जो व्यक्ति के निजी स्वामित्व में होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे घर, भाई घर में तो सब लोग रहेंगे नहीं, भाई कोई भी आकर के रह थोड़ी लेगा, भाई घर जिसका है वही रहेगा या फिर उसके परिवार के सदस्य रहेंगे। तो घर हो गया, बागीचा हो गया, अब बागीचे में आम फरे हुए हैं, आम का पेड़, आम फरा हुआ है पेड़ पे, तो जो मन आया, जिसको जो भी राह चलते कोई भी आया तोड़ लिया, तो ऐसा थोड़ी ना भाई, जिसका बगीचा है वही उसका उपयोग करेगा, ठीक है। चारागाह हो गया, तालाब हो गया, कुएं हो गए, ठीक है, इत्यादि। ये सभी क्या है, व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है, बताया गया था सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होता है, देखते हैं। ऐसे संसाधन जो सार्वजनिक रूप से सभी व्यक्तियों के लिए उपयोग हेतु उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन। अब सामुदायिक संसाधन मतलब कि कोई एक व्यक्ति नहीं, पब्लिकली, ठीक है, सार्वजनिक रूप से उस चीज का हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, वो सभी के लिए उपस्थित है, भाई कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है, कोई भी आम जनता, मतलब कोई भी उसका यूज कर सकता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सार्वजनिक पार्क, अब देखिए सार्वजनिक पार्क पे किसी का विशेषाधिकार थोड़ी ना होता है कि भाई आप आ सकते हो यहाँ पे, आप इस पार्क में नहीं घूमने आओगे, आप आ सकते हो, आप नहीं आ सकते हो, ठीक है। तो जो उस रास्ते से गुजर रहा है जहाँ पे पार्क स्थित है, जिसका मन किया वो जाकर के पार्क में भ्रमण कर सकता है, घूम सकता है। सार्वजनिक चारागाह, ऐसा थोड़ी नहीं भाई मेरे मवेशी वहाँ पे जाकर के चरेंगे, आपके मवेशी वहाँ पे जाके चरेंगे, नहीं। सार्वजनिक चारागाह है तो भाई जाहिर सी बात है कोई भी अपना मवेशी ले जाकर के वहाँ पे चरा सकता है। अशमशान, जहाँ पे दफनाया जाता है लोगों को, श्मशान बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो श्मशान भाई सबके लिए है, श्मशान सबके लिए, कोई विशेष रूप से किसी को अलाट नहीं किया गया है कि भाई आप ही इस समुदाय के लोग या फिर इस वर्ग के लोग जा करके, या फिर आप ही विशेष रूप से यहाँ पे आकर के अपनी क्रियाकलाप कर सकते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, ऐसे संसाधन जो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन कह रहा है ऐसे संसाधन जो तकनीक रूप से देश में पाए जाते हैं, उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब यहाँ से तकनीकी रूप से का मतलब क्या है कि देखिए देश का जो है, देश की सरकार का कानूनी अधिकार है, ठीक है, वो किसी भी व्यक्तिगत संसाधन को अधिग्रहित कर सकता है, ठीक है, अभी बता दिया जाएगा। जैसे सड़कें, एग्जाम्पल हो गया, सड़कें, नदियाँ, खनन क्षेत्र, नहरें, वन, महासागरीय क्षेत्र, ये सभी क्या है, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। भारत में 1978 में 44वें संशोधन, भारत में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में से संपत्ति अधिकार हटने पर सरकार आम जनता के हित के लिए व्यक्तिगत संसाधनों को ही अधिग्रहित कर सकती है। कह रहा है कि भारत में 1978 में 44वें संविधान में संशोधन किया गया, मौलिक अधिकारों में से संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया। क्यों देखिए, ये आम जनता की भलाई के लिए, पब्लिक के अच्छे के लिए। अब सपोज दैट गवर्नमेंट को रेलवे लाइन बिछानी है, रेलवे ट्रैक बिछाना है, तो लाइन बिछाते अब रास्ते में जिस ट्रैक से जो उनका चुना हुआ एरिया है, सेलेक्ट किया हुआ एरिया, अगर सपोज दैट आपकी ज़मीन है, हमें किसी की ज़मीन वहाँ पे आ जाती है, ठीक है, जिसपे वो खेती उती कर रहे हैं, जो भी है, तो वह इस संशोधन के अनुसार वह किसी भी व्यक्तिगत संसाधन को, मतलब कि अगर वो ज़मीन है किसी व्यक्ति विशेष की, तो वह उस ज़मीन को भी अपने अंडर में अधिग्रहित कर सकता है। हाँ, उसके लिए प्रोसेस है कि आप उसे मुआवजा, मतलब कि जितना मुआवजा होगा वो आप मुआवजा उसे दे देंगे। तो 1978 में 44वें संविधान के संशोधन में मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब कह रहा है तट रेखा,
मतलब कि किनारे के समुद्र के किनारे की रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर खुले महासागरीय संसाधन। अब जो भी उस एरिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उस एरिया के अंतर्गत आते हैं वो सभी क्या होंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होंगे। अब इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। कह रहा है अब जो भी संसाधन है जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं उनका उपयोग बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की परमिशन के बिना आप उसका यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। अब कह रहा है अभी तक तो जो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया था, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया था, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया था, ठीक है। अब है लास्ट विकास के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। देखते हैं पहला इसमें संभावी, ठीक है, संभावी संसाधन। अब संभावी संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जिनका उपयोग मौजूद तकनीकी के आधार पर वर्तमान समय में नहीं होता है लेकिन भविष्य में इनके उपयोग की संभावना हो सकती है, उन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। कह रहा है कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है, जिनका उपयोग हम कर सकते हैं लेकिन तकनीक के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर वर्तमान समय में इनका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन एक और लाई कर गई कि कुछ संसाधन है जिनका उपयोग हम कर सकते हैं लेकिन तकनीक के आधार पर, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, और उसमें भी कंडीशन ये है, उसमें भी कंडीशन ये है कि वर्तमान समय में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते लेकिन भविष्य में इनके उपयोग की संभावना हो सकती है। मतलब कि भविष्य में हम इनका उपयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम संभावी संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे भारत का पश्चिमी भाग, राजस्थान में और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा ये पूर्ण रूप से विकसित न हो पाने के कारण वर्तमान समय में इनका उपयोग नहीं हो पा रहा। हालांकि तकनीक के आधार पर हम इनका उपयोग कर सकते हैं लेकिन आने वाले समय में, ठीक है, आने वाले समय में, भविष्य में। नेक्स्ट है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जिनको उपलब्ध प्रौद्योगिकी की सहायता से इनका उपयोग किया जा सके और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वे विकसित संसाधन कहलाते हैं। कह रहा है ऐसे संसाधन जिनको तकनीकी, मतलब जिनका उपयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अब उसकी मदद से, टेक्नोलॉजी की उपलब्धता होने के कारण हम उनका उपयोग बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इनका उपयोग कर सकते हैं, उपयोग करने के अलावा हम जो उपयोग करने की क्वालिटी है, ठीक है, गुणवत्ता है, वह गुणवत्ता को और उसकी मात्रा को भी हम क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं। फिर से समझिए कि ऐसे संसाधन जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम उनका उपयोग आसानी से कर सकते हैं, वर्तमान समय की बात की जा रही है, और उसके साथ साथ उस वस्तु का जो उपयोग, जो संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, उस उपयोग की गुणवत्ता भी हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है, फिक्स कर सकते हैं, और उसकी मात्रा भी हम निर्धारित कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं, विकसित संसाधन। नेक्स्ट है भंडार। भंडार क्या होता है? ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में तो हैं परंतु प्रौद्योगिकी अविकसितता के कारण इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, उन्हें भंडार कहते हैं। कह रहा है कि ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में, मतलब कि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में है लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं है, इतनी विकसित नहीं हो पाई अभी तक कि हम इनका उपयोग कर लें, जैसे कि उन्हें हम भंडार कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। भाई पर्यावरण में तो हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा है, ठीक है, हाइड्रोजन एक ऊर्जा का अच्छा स्रोत भी है लेकिन टेक्नोलॉजी के डेवलप न हो पाने के कारण, ठीक है, हम उसका अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, अनुपयोगी है, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट है इसमें संचित कोष। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग तकनीकी की उपस्थिति की वजह से हो सकता है। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग तकनीकी की उपस्थिति की वजह से हो सकता है, मतलब कि टेक्नोलॉजी अगर रहे तो हम उनका उपयोग कर सकते हैं, हालांकि अभी इनका उपयोग शुरू नहीं हुआ है। कह रहे कि ऐसे संसाधन अगर उसकी तकनीकी उपयोग करने के लिए उसकी तकनीकी की उपलब्धता रहे, वह टेक्नोलॉजी
अगर अवेलेबल रहे तो हम उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इनका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखे गए, मतलब भविष्य में, फ्यूचर में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तब तक हो सकता है टेक्नोलॉजी क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। और जो संचित कोष है यह भंडार का ही क्या है, एक हिस्सा है। ठीक है, संचित कोष जो है भंडार का ही एक हिस्सा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नदियों में जल, वन संपदा इत्यादि। अब देखिए नदियों में जल है तो विद्युत के लिए अगर उसका उपयोग किया जाए तो इस समय टेक्नोलॉजी उतनी बेस नहीं है, बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे नदियाँ हैं, वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी तकनीकी व्यवस्था ना हो पाने के कारण उसका यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। हालांकि फ्यूचर में अगर तकनीकी व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है तो हम इनका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपका संसाधन वर्गीकरण था जो खत्म हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आगे बताया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में।